अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रुहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और तकरीबन 35 साल से ज़्यादा नुबूवत को देने वाले उनके साबिक़ चीफ न्यूज़ एडिटर CNE जिन्हें हम कहते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल कादिर यूसुफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ़ी साहब। तो यूसुफ़ी साहब, बड़ा हॉट इशू चल रहा है आजकल, वही मोटरवे ज़्यादती खातून के साथ जो हुई, उसमें एक जो मुल्ज़म है वो नामजद मुल्ज़म भी कह लें उसको, और पुलिस उसको कह रही है कि ये इसमें शामिल नहीं था। वो वक़ारुल हसन ने खुद ही थाने में जाके CIA स्टाफ को जाके अपनी गिरफ्तारी पेश की। उसने कहा जी कि मेरी जो सिम इस्तेमाल हुई है वो मेरा साला इस्तेमाल करता रहा है। वो साला जो अब फरार है, काबू नहीं आ रहा पुलिस के, उसके 2 भाई पुलिस की कस्टडी में हैं इस वक्त। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया हुआ, अपने पास रखा हुआ, ताकि वो आबिद जो है वो गिरफ्तारी पेश करते। तो इसी तरह जो दूसरा मरकजी मुल्ज़म है इस केस में, एक तो आबिद है और दूसरा अब्बास है। अब्बास जो है ये वकार का साला है और आबिद अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका और ना अब्बास गिरफ्तार हो सका। दोनों अभी तक मफरूर हैं और दोनों ही मेन और मरकजी मुल्ज़म हैं। इनकी जो सिम इस्तेमाल होती रही है वो अब्बास करता है, वकार की सिम। ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। और आबिद का जो है इस वक्त वालिद, उसके भाई और उसकी एक बेटी, वो पुलिस ने पकड़ा हुआ है उनको, ताकि आबिद गिरफ्तारी पेश कर दे और फिर सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा। तो यूसुफ़ी साहब, इस तरह जो पुलिस का एक रवायती रवैया है कि मुल्ज़म को पकड़ने की बजाय उसके पूरे टब्बर को पकड़ लेते हैं, उसके पूरे घर वालों को पकड़ लेते हैं, ये जो तरीका है, ये बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसा ही होता है या सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है? और इस तरह क्या मुल्ज़म गिरफ्तारी दे देता है? नहीं रोहेल साहब, ऐसा नहीं है। ये रिवायती जो एक चला आ रहा है ना हमारे यहाँ, ये सिर्फ यही है। ठीक है, यह हो सकता है कि हिंदुस्तान में भी हो, लेकिन ये पाकिस्तान में तो ये है कि यहाँ उसके पूरे खानदान को पकड़ लेते हैं। ठीक है। और ये कोशिश करते हैं कि वो उन्हें टार्चर किया जाए या क्या किया जाए ताकि मुल्जिम जो है वो खुद ब खुद पेश हो जाए। ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से ये कैसे साबित हो सकता है कि ये असल मुल्जिम वही है? हाँ बिल्कुल। ये भी तो है ना कि जब उसके घर वालों को आप टार्चर कर रहे हैं, उन्हें आपने हिरासत में रखा हुआ है, तो वो पेश हो जाए इसलिए इस खौफ से कि मेरे घर वालों को नुकसान ना पहुंचे, तो आप उसे असल मुल्जिम तो नहीं हो सकता। ये हमारी यह बदनसीबी ये है कि हमारी पुलिस की ना ट्रेनिंग है, ना उसके पास अभी तक ऐसा कोई जदीद सिस्टम है जिसके जरिए वो पता चला सके कि मुल्जिम है कौन, कहाँ है, कैसे है। ये सब कुछ हमारे पास अभी नहीं है। और सियासी मदाखलत ने हमारी पुलिस को इतना नकारा कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही, इतना नकारा कर दिया है पुलिस को कि वो किसी और तरफ सोचती नहीं है। वो सिर्फ ये सोचती है कि मेरा हुक्म। अभी मैंने पिछले दिनों अभी देखा मैंने कि वो जो हमारे IG पंजाब थे पिछले, जिन्हें तब्दील किया गया, तो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वो शहबाज शरीफ के कदमों में बैठे हुए हैं, जिसपे तो जहां ये सूरत हाल हो, इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अगर सोशल मीडिया पर चलेंगी तो पुलिस का क्या इमेज रह जाएगा उसमें? बिल्कुल। अब तो पता है कि हमारे जो खासकर पुलिस का एक महकमा ऐसा है जिसका रोब दबदबा है, लोगों पे, अवाम पे डर है, खौफ है कि उनको अपनी पोस्टिंग लेने के लिए वाकई कदमों में बैठना पड़ता है या पैसे देने पड़ते हैं। ये सारा हमारा जो निज़ाम है, और ये लाहौर का ये निज़ाम है। और लाहौर से आप जितना दूर होते जाएं, जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं, जो हमारे बैकवर्ड इलाका आ जाते हैं, जहाँ पे थानों की दहशत ही इतनी है कि वो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, ना खुदा समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारे बगैर यहाँ का ना पॉलिटिशियन चल सकता है, ना एक हारी चल सकता है, ना जिमीदार चल सकता है, ना कोई कारोबारी चल सकता है। उनकी
और ना ही कोई वहाँ पे मंशियात फरोश उनकी मर्जी के बगैर कोई मंशियात कर सकता है। तो आप तो उन इलाकों को बड़ा करीब से देखा हुआ है, बड़े आपने वो इलाके देखे हुए हैं, तो वहाँ की सूरत हाल क्या है? जी वहाँ सूरत हाल तो मैं आपको बता दूं कि अभी 6 महीने की पहले की बात है कि बिहाड़ी में ठीक है पेट्रोलिंग पुलिस ने एक बच्ची से ज्यादती की, गैंग रेप किया बिहाड़ी की पुलिस ने। ये लुडन के इलाके में वहाँ वो बच्ची अपनी बहन के साथ वो अपने अजीज से किसी से मिलने गई, तो वो तो उस बच्ची को ले गए, वो खाना खा रहे थे, उस बच्ची को उठा के ले गए और उसके साथ रहे चार पुलिस वालों ने। तो वहाँ तो सूरत हाल तो ये है, तो जहाँ ये सूरत हाल हो, जहाँ जब पुलिस जिससे हिफाजत चाहिए, जिसको लिखा होता है कि मुहाफिज, तो वो मुहाफिज जो है वो अगर उठाकर ले जाए और वो गैंग रेप करे, तो फिर ये बाकी को गिला करने की कैसे ये करके भी हम फलाने ने ऐसा कर दिए। नहीं, ये सब का सब पूरे का पूरा माशरा जो है ये तबाही की तरफ जा रहा है, हमारा पूरा माशरा। और ये सियासी मदाखलत, और अब तो जजेस साहबान ने कहना शुरू कर दिया, बल्कि एक मैंने सुना है एक साबिक जज, वो ये कहते हैं कि फौज मुदाखलत करती है, जर्नल मुदाखलत करते हैं इंसाफ के अंदर। तो जहां इसीलिए अफलातून ने कहा था ना कि ये तो बिल्कुल झूठ है नियम में कि जी इंसाफ सबके लिए बराबर है। नहीं, इंसाफ बराबर नहीं है। वो अफलातून कहता है कि ये एक मकड़ी का जाल है जिसमें छोटे छोटे जो परिंदे या जानवर आ जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है वो तोड़ के निकल जाता है, वो उसको फाड़ के निकल जाता है। तो ये अफलातून, तो यही कुछ हो रहा है हमारे यहाँ। अब ये इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, इस खातून के साथ जो हुआ है, अल्लाह करे उसके मुल्जिम पकड़े जाएं, लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं इस तरीके से मैं नहीं समझता कि मुल्जिम पकड़े जाएंगे। असल ये सिर्फ अवाम का दबाव कम करने के लिए, वैसे तो अवाम भी बेहिस हो चुके, कोई नहीं निकला, बस कोई नहीं निकला। कुछ एनजीओ वाले आए हैं, वो भी मखसूस एक छोटी सी तादाद थी उनकी, वो आए हैं, एहतजाज किया और फिर वापस चले गए। और लोगों ने एक कान से ये सुनी बात, दूसरे कान से निकाल दी उन्होंने कहा ठीक है, ये तो आए रोज के वाकयात हैं, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ यहाँ यही कुछ होता रहता है। तो वो लोग जो है इतने बेहिस हो गए, इतने बेहिस हो चुकी है कौम कि इस मुल्क को भी अगर आप कुछ कर देंगे ना, मुल्क के साथ भी कुछ जाएगा, कोई नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, बिल्कुल ऐसे ही इस तरह। और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है जिस तरह हम जा रहे हैं। सही बात है। तो ये जो सिस्टम है ये तब्दील होता हुआ, ठीक होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, ये सिस्टम जब तक अभी तक हमारे यहाँ वही निजाम, वही राइज है जिसके लिए हम कहते हैं कि हम आजाद हो गए, हमने आजादी ले ली 1947 में। बस चंद अंग्रेज चले गए हैं, जो अंग्रेज थे यहाँ 1000-1200, बाकी निजाम तो वही है। ये निजाम तो अंग्रेजों ने बनाया था हम लोगों को गुलाम रखने के लिए और अपनी हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए, ताकि कोई उनके आगे बोल ना सके। और वही निजाम अब तक हम पे मुसल्लत है, वही निजाम है और वही लोग हैं, वही खानदान है इस वक्त हमारे ऊपर हुक्मरान, जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, जो खानदान जो मुखबरियां करते थे, जो उन्हें फौज प्रोवाइड करते थे, जो जुल्म करते थे उनके कहने पर, वही लोग, उन्हीं की औलाद मुसल्लत है और वही निजाम चल रहा है। जब तक ये निजाम है, वो लोग हैं, उस वक्त तक ये तब्दीली लाना बहुत नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो लोग तो हर इक़्तिदार में शामिल होते हैं। नवाज शरीफ आ जाए, वो नवाज शरीफ के साथ होते हैं। उनसे पहले देख लें ज़ियाउल हक़ था, वो ज़ियाउल हक़ के साथ थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ आ गए। ज़रदारी साहब आए, उनके साथ शामिल हो गए। अब इमरान खान साहब है, वो इमरान खान साहब के साथ शामिल हैं। वो सारी वही टीम, वही पुरानी, वही जिनको हम कहते हैं कि ये इन्होंने गद्दारी की अब इवज़ इन्हें फिर वो जागीरें मिली, वो अब तक जागीरदार हम पे मुसल्लत हैं। तो ये सारा घुमा के फिर वो उधर आ जाते हैं, हम पे मुसल्लत हो जाते हैं। जी यही तो है ना कि उनको एक उनका बाकायदा एक हल्का है, उस हल्के में उनके इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो वहीं से उन्हें वोट मिलता है। वो थानेदार भी उनका होता है, पटवारी भी उनका होता है, सब कुछ उन्हीं का होता है वहां पर। तो वही सारा वोट जो है वो उन्हीं का होता है। तो वो खानदान जो है पुश्तैनी जिसे कहा जाता है ना, वो पुश्तैनी नशिस्तें हमारी असम्बलियों में चली आ रही हैं और वही का वही निज़ाम, वैसे ही वो कानून साजी करते हैं जिसमें उन पर कोई फर्क न पड़े। बिल्कुल, कभी अवाम के लिए कभी किसी ने कोई कानून साजी नहीं की है, वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं। अब ये वो अगर एक था इलाका है, वो कहते हैं कि जी वो तो पुलिस ने जो मोटरवे पुलिस है, उन्होंने कहा कि हमारा इलाका नहीं है,
वो भाई आपका इलाका नहीं है, माना एक खातून है, वो पुकार रही है, वो इल्तिजा कर रही है कि मैं अकेली हूँ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ, तो भाई पहुंचो। अगर तुम्हारा इलाका नहीं भी है तो पहुंचो वहां। और उनके पास जदीद सिस्टम है वायरलेस का, वो वायरलेस करें, किसी को फोन करें तो वहां पे कोई ना कोई उनको मदद मिल सकती थी, मगर ये मोटरवे पुलिस की बेहिसी है। बेहिसी नहीं, उनका पता चलाया जाए जिन्होंने वो फोन सुना, क्योंकि उस फोन के बाद ही वो लोग पहुंचे हैं वहां पर। हाँ, ये भी हो सकता है, बड़ी काम की बात की आपने। उस फोन के बाद पहुंचे हैं ना लोग, उस फोन से पहले तो नहीं उसने इंतजार किया। उसने तो जब वो वहां गाड़ी उसकी रुकी है वो तो शीशे बंद करके बैठ गई। फिर जब हर तरफ से इनकार हो गया कि उसका इलाका नहीं है, वो कैसे आए, वो नहीं आ सकते। तो जब ये उनसे वहां से तफ्तीश का आगाज किया जाए कि उसने किसे फोन किया, उसके बाद वो आए, तो वहां से पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। ये गए कैसे ये इन बुनियादों पे भी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उस फोन के बाद फिर उन लोगों के जिनसे राब्ते हुए, ताकि पता चले कि असल हकीकत क्या है। और ऐसे बंदे पकड़ के उनके वालिदैन को पकड़ लेना, उनके बहन भाइयों को पकड़ लेना, उनके बच्चों को पकड़ लेना, पकड़ के थाने में बंद कर देना, फिर उन पर तशद्दुद और उनको मजबूर करना। और ये सारा अभी तो देखें, वो मुल्ज़िम पकड़ा नहीं गया, आबिद जो है तो उस पे वो सारा इल्ज़ाम जो है वो सारा मलबा उस पे डाल दिया गया। तो अब जब पकड़ा जाएगा तो फिर उसके बाद हकीकत सामने आएगी। तो मुझे तो खदशा है कि पकड़ने के बाद ये जो पुलिस का रवायती तरीका है कि वो मुल्ज़िम को ज़बरदस्ती मनवाते हैं, उससे सारा कुछ करवाते हैं, करवाने के बाद फिर उसको या तो पुलिस मुकाबले में मार देते हैं या फिर उसको कोई और उसका हल निकाल लेते हैं। हल क्या निकालते हैं जी, उसको इसकी ऐसी वो तैयार करते हैं, उसकी वो जो अदालतें पेश करते हैं, उसकी रिपोर्ट या FIR जो कुछ भी है, मिसल जो तैयार करते हैं, मिसल भी तैयार करते हैं, वो ऐसी तैयार करते हैं कि उस पर वो सजा हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। मजबूरन अदालत को रिहा करना पड़ता है। अदालत ने तो देखने होते ना कागजात, वो कानून के मुताबिक फिर उसने फैसला करना होता है। और इस तरह की जो मिसलें अक्सर होती हैं जो पुलिस वाले खराब करते हैं, जिसके बाद मुल्ज़िम को रिलीफ मिलता है, वो पुलिस जानबूझ के करती है। और ऐसा उस वक्त करती है जब पुलिस को पता होता है कि उनको कुछ ना कुछ दूसरी तरफ से मिल गया है। तो ये जो है ना, ये इस्तेमाल असल में हमारी पुलिस होती है, ये हुक्मरान इसको इस्तेमाल करते हैं। अब एक अनवर SP होते थे कराची में, होते थे अनवर साहब, उन पर कितने उन्होंने मुकाबले में लोग मारे हैं, उनके ऊपर मुकदमे हुए, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका, कुछ भी हुआ। तो इनका तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है, इनसे काम भी लेते हैं, वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, वो इन पर कोई किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देते। बिल्कुल नहीं आने वो जो तो उन्हीं के होते हैं ये, तो वही सियासी पुलिस है, वही कोई तरबियत नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, बस यही तरबियत है कि फलां साहब ने अगर कहना है आपको तो आपने वही करना है, वही करना। तो पुलिस में इनकार नहीं है, इनकार नहीं। सीनियर अफसर ने जो काम कह दिया वो नीचे जूनियर ने करना है, वो उसकी मजबूरी है। वो अगर नहीं करेगा तो फिर वो उस थाने में या जहाँ पे उसकी ड्यूटी है वो नहीं काम कर सकता। अभी एक कराची की खातून है, पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर है वहाँ पे, उसने जो पुलिस का चटा बटा खोला वहाँ पे, बताया है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको कैसे मजबूर करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं उनके साथ जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक ना चलूँ तो फिर वो चाहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। एक खातून का हमारे मुआशरे में पुलिस जैसे इदारे में काम करना कितना मुश्किल हो चुका है। हाँ, तो बाकी इदारों को आप खुद देख लें, बाकी जहाँ तहफ़्फ़ुज़ में एहसास होता है कि मैं किसी महफूज जगह पर आ चुकी हूँ, एक एहसास होता है, तो वहाँ ये हाल है, तो दीगर अदारों में फिर क्या हाल होगा। तो ये अब हमारी जो ख़वातीन है वो, अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि भी अगर वो ख़वातीन के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी ख़वातीन जो है वो जाना उसमें छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उसने जो किया, उसने जो बताया, उस खातून ने जो इंकिशाफ किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं होगा तो फिर ये आगे नुकसानदेह होगा। उस पर एक्शन होना चाहिए ताकि और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिले, उन्हें एहसास हो अपने तहफ़्फ़ुज़ का कि हम महफूज हैं, हम हर जगह काम कर सकते हैं, पुलिस में काम कर सकते हैं, फौज में कर सकते हैं, दीगर अदारों में भी काम कर सकते हैं। अदारे वैसे तो खत्म हो गए हमारे यहाँ, अदारे तो रहे नहीं, सब खत्म हो गए अदारे। अब तो वो हुक्म चल रहे हैं, बस किसी का हुक्म चल रहा है, ना कोई हमारे यहाँ हुक्मरानी है, ना कहीं हुकूमत नजर आती है, कुछ भी नहीं, जिसका जो दिल आ रहा है कर रहा है।
तो ये इसी तरह रही है निज़ाम सारा। बिल्कुल निज़ाम ऐसे चल रहा है, बड़ा निज़ाम जो है वो एक उल्टी गंगा बह रही है पाकिस्तान में। अभी देखें एक बड़ा ही सीरियस केस है कायनात कत्ल केस। उसमें एक खातून ने वो झंडा उठाया हुआ है, अफशान लतीफ़ उसका नाम है। उसको नौकरी से उसकी छुट्टी की हुई है, उन्होंने घर उसका जला दिया। उसके बाद वो अब बेघर हो चुके हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। मगर फिर भी उसके बावजूद देखें उस औरत का हौसला कि उसने जो कायनात कत्ल हुई, वो चाहती है कि उस कायनात का कातलों के खिलाफ घेरा तंग हो, उनके खिलाफ मुकदमा बने, ताकि बाकी जो और कायनातें हैं हमारे पास उनकी ज़िंदगी बच सके। एक कायनात की वो स्टोरी है कि सोशल वेलफेयर का जो वेलफेयर है उस इदारे के अफसरान ही लड़कियों को आगे अपने अफसरान तक सप्लाई करते हैं। एक तो वो लड़की बेसहारा, यतीम, गरीब, मस्कीन, घर नहीं उसके पास रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, उसकी जेब में खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। वो उन हालात से भाग के दारुल अमान में आती है। दारुल अमान में इसलिए आती है कि वो बाहर जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो बदमाश बैठे हुए हैं, जो दरिंदे बैठे हैं, उनकी दरिंदगी से बच सके। और जब इन इदारों में आती है जो सरकार की सरपरस्ती में चल रहे हैं, तो वहाँ पे आगे उनको फिर इसी काम पे लगा दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना ये जुल्म हो रहा है उन लड़कियों के साथ। और जो कायनात को इसी चक्कर में कत्ल कर दिया गया कि अफसरान के सामने पेश किया गया, फिर उसको सबूत खत्म करने के लिए उसको कत्ल कर दिया गया। और उस वक्त जो उस काशाना की सुप्रीडेंट थी अफशान लतीफ़, वो इस केस को लेके अब भी जा रही है। कभी वो वज़ीर-ए-आज़म के घर के बाहर धरना दे रही होती हैं। अभी वो कल 1-2 दिनों में वो CM हाउस पंजाब के बाहर फिर धरना देगी ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसी तरह और बहुत से वाक़यात हैं कि जिन पे कुछ नहीं होता, लोग परेशान हैं, मजबूर हैं कि यहाँ पे एक वाक़या सामने हुआ, आंखों के सामने हुआ, उसके गवाह मौजूद हैं, उसके मुल्ज़म सामने घूम रहे हैं, दंदना रहे हैं, मगर कुछ कार्रवाई नहीं होती, कोई किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। और ये जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ, इसके तो मुल्ज़मान ही नहीं किसी ने देखे, इसकी तो कोई वीडियो ही नहीं सामने आई, इसका तो कोई ऐसा कोई डाटा अभी तक सामने नहीं आ सका इनके पास। तो ये कार्रवाई कैसे होगी? अभी कोयटा का देख लें कि वो अचकज़ई साहब, बिल्कुल उन्होंने बंदा सामने वीडियो चल रही है, सब कुछ देखा जा रहा है कि उसने गाड़ी चढ़ा दी है, पुलिस वाले को मार दिया, वो फिर आजाद है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ताकतवर है, वो उसे कानून को उसके नजदीक कुछ की कोई अहमियत नहीं है कानून की। वो कानून तो उस कांस्टेबल के लिए था, बिल्कुल इसके लिए नहीं था। ये तो मार सकता है, जो जिसे मर्जी मार दे, तो वो मार दिया उसने, उसे रिहा कर दी, छोड़ दिया। बिल्कुल। तो ये इस मुल्क में तो ये हो रहा है। तो जब ये कुछ होगा तो लोग अगर सड़कों पर आ गए, इंसाफ खुद वो करने लग गए अपना, तो फिर क्या बनेगा? लोग कैसे सड़कों पे आ गए? लोगों को तो इतना मेरे ख्याल हक नहीं है कि वो अपने नुमाइंदे ठीक तरीके से चुन सकें। अब देखिए, जब इलेक्शन होते हैं, फर्ज कर लें आपके हल्के में पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं या सूबाई इलेक्शन किसी भी जगह पे हो रहे हैं, उस हल्के में कम से कम 10 से लेके 25 उम्मीदवार तक वो एक दूसरे के मध्य मुकाबले होते हैं। उनमें गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, मिडिल क्लास भी होता है, और ऐसे लोग भी होते हैं जो खिदमत करना अपना मिशन समझते हैं और उनको लोग जानते भी हैं। सिर्फ वोट इसलिए नहीं उनको देते कि ये गरीब बंदा है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास डेरा चलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं है, इसके पास खाना खिलाने के लिए जो बिरयानी की प्लेटें हम अक्सर जलसों में या लोगों के MP MNA के जो डेरों पे जाके खाते हैं ना बिरयानी, वो उस गरीब के पास बिरयानी नहीं है जो हमें खिलाए। इसलिए हमने वोट देना उस बाजारों वाले को, उस बड़ी गाड़ी वाले को, जिसके साथ 3 गनमैन भी हैं, जिसके साथ 4 प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी चलती हैं, जिसकी एक कोठी इस्लामाबाद में है, जिसकी एक कोठी लाहौर में है, और कितनी जायदाद है उसका किसी को अंदाजा ही नहीं है, कितने पैसे हैं लूट मार के ये भी किसी को पता नहीं है कि कितने पैसे हैं। हमने वोट उसको देना है ताकि वोट देते हम दें और फिर वो जाके इस्लामाबाद या लाहौर बैठ जाए। हमने कभी उस गरीब बंदे को वोट नहीं दिया जो हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में रहता है, हर रोज हमें सलाम करता है।
तो ये कसूर तो हमारा हुआ ना। जब आप उस गरीब आदमी के लिए वोट मांगने जाएंगे ना और आप कहेंगे कि यार देखिए हम में से है, ये हमारे मोहल्ले में रहता है, आप उसे वोट दें, तो वो जवाब ये होता है कि जनाब जो अपने लिए कुछ नहीं कर सका वो हमारे लिए क्या करेगा। अगर उसको मौका मिलेगा तो फिर करेगा ना। ये हमने इनको तो गुज़िश्ता 73 साल से देख रहे हैं। उनका मकसद ये होता है कि मतलब इसने जो है ना जो हराम की नहीं कमाया अपने लिए बंगला नहीं बनाया, पजारों नहीं ली, ये नहीं, वो हमारे लिए क्या करेगा। वो तो ये कहते हैं ना। सही। अच्छा, फिर उसका मकसद ये था कि अब जो कुछ भी, जैसे भी अब मैं अभी अर्ज कर रहा था कि लोग बाहर आएंगे, जैसे अभी ये जो बच्चे हैं, जो लड़का पकड़ा है इन्होंने इस केस में, ये मोटर वाले केस में, हाँ जी, उसके पूरे खानदान को पकड़ लिया ना। बिल्कुल। तो जब वो इस तरह के वाकयात होते हैं तो लोगों में इश्तियाल पैदा होता है, आखिर उस खानदान में कुछ ना कुछ तो इश्तियाल पैदा होगा ना। तो वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये जो हालात जो है ना ये बड़ी तेजी से एक बहुत ही खतरनाक सिमत में जा रहे हैं। और फिर जिस मुल्क के सिपा सालार और मुंसिफ आला जो हलफ उठाते हैं वतन से मोहब्बत से वफादारी का, वो माल असबाब समेट के और बैरून मुल्क जा बसें, तो आप अंदाजा करें कि कौम क्या सोचेगी कि भाई आखिर क्या वजह है कि इतने ताकतवर लोग, इतने वफादार लोग वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आखिर इस वतन को होने वाला क्या है, इसमें क्या होने वाला है, कौन सी मुसीबत आने वाली है कि ये जो लोग हैं ये भागे जा रहे हैं मुल्क से। तो ये वो नहीं सोच रहे, वो सब बाहर निकल रहे हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, खुद भी बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ वो ये सिर्फ यही रह जाएंगे जो यहाँ ये पुलिस है इस तरह लोगों को मारेगी, मुकाबले कराएंगे। बिल्कुल ऐसे ही लोग रह जाएंगे जिनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जो मजबूर हैं, जा नहीं सकते कहीं, जो सुबह निकलेंगे घर से अपने बच्चों की बिलखती हुई आवाजें सुन के रात को खाने के लिए किसी न किसी जगह डाका डालेंगे, किसी को मारेंगे, किसी से कुछ छीनेंगे और फिर वो कुछ ना कुछ लेके अपने घरों को आएंगे। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये पूरे मुल्क में फैल गई है। ये अब एक दोस्त साहिवाल से फजल खान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि साहिवाल में इस वक्त जो मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। और उन्होंने आज मेरा ख्याल वो अब्बास कुरैशी साहब है वहाँ पे DIG, वो DIG साहब से मिले भी हैं जाके, उन्हें बताया भी कि ये सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल पूरे मुल्क में है इस वक्त। ये जितनी वारदातें हैं, मैं इधर मुगलपुरा में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे आए रोज वारदातें होती हैं। किसी का पर्स छीन लिया जाता है, किसी राह चलते हुए को पिस्तौल दिखा के लूट लिया जाता है। तो ये जो वारदातें हैं, ये बढ़ती वारदातें एक तशवीश का मुकाम है हमारे लिए और पुलिस के लिए भी बाइस शर्मिंदगी है। पुलिस तो पहुंचती नहीं है। एक वाक़या तो खुद मेरे साथ डकैती का हुआ और पुलिस रात 2 बजे डकैती का वाक़या हुआ, पुलिस सुबह 5 बजे एक ASI साहब आंखें मलते हुए ऐसे आए, ओहो तुसी इधर की लैन आ गए थे रात को। उसका ये कहना था भाई रात को 2 बजे GT रोड है, मेन रोड है, UET के बिल्कुल सामने बड़ा अहम रोड है, वहां पे ट्रैफिक चलती रहती है। तो उसका कहना था जी आप रात को 2 बजे इधर, भाई मैं घर जा रहा था और मैंने क्या करना है। तो ये पुलिस वालों को तो ये रवैया है। तो इस रवैये को देखते हुए बेहतरी की उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आ रही। तो वही CCPO ने यही कहा ना कि वो क्या रात को लेने निकली थी अकेली, यही कहा। तो उससे उसका बताना है जहाँ मर्जी जाए, जैसे मर्जी। तो इसका ये तो ताफुज देना तो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ये तो जिम्मेदारी है। तो ये सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है ना, ये इंतहाई खतरनाक है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त जो इस मुल्क में हो रहा है। अब आप देखें कि इस वक्त हमने जो था ना हमारे रिवायती मीडिया जिसे कहते हैं, उसका तो गला घोट दिया। बिल्कुल जी, वाकई वो मीडिया उसको तो खत्म कर दिया गया। अब उसमें से तमाम जर्नलिस्ट निकाल दिए गए। अब मुलाजमीन वहां रह गए, पता नहीं किस किस के मुलाजिम है, वो लिखे हुआ पढ़ते हैं, जो उन्हें बताया जाता है वही पढ़ देते हैं वो। और किसी किस्म का, और इसकी नुकसान हो रहा है, इसका फायदा नहीं हो रहा, इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत आगे जा रहा है। अब सोशल मीडिया को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। नहीं, सोशल मीडिया कंट्रोल करना इनके बस की बात भी नहीं है। तो वो सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आएगा तो लोग तो उसे सच ही समझेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर सोशल मीडिया कंट्रोल हो गया तो समझेंगे फिर मुल्क के हालात जो हैं वो मजीद खराब हो जाएंगे। अब तो ये है ना, सोशल मीडिया के जरिए एक आम इंसान की आवाज भी बाहर निकलती है और फिर वो फैल जाती है। रिवायती जो हमारा था मीडिया, वो उसका गला दबा दिया गया। अब वो जो लोग थे
जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी, अब पता नहीं कितने, अभी जब ये हुकूमत आई है लाखों लोग बेरोजगार हुए। ये मीडिया जो गला घोटा है इसमें हज़ारों तो जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे लोग, हज़ारों तो वो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए। आगे बहुत खतरनाक सूरत हाल हो रही है। ये आपका डॉलर अभी बहुत ऊपर चला जाएगा, और 2-3 साल में बहुत खतरनाक सूरत हाल है। सही। डॉलर तो खैर जो पैसे वाले हैं वो खरीद के इसको महंगा कर रहे हैं, उनकी भी किसी न किसी सियासी जमात से एफिलेशन है। और आपको पता है कि किसी एक अदारे में अगर एक ऑफिस बॉय काम कर रहा तो उस ऑफिस बॉय के आप मुकाबले में एक और ऑफिस बॉय ले आए तो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। आप तो मीडिया से वाबस्ता रहे हैं, आपको पता है कि एक शहर में अगर एक नुमाइंदा काम कर रहा है ना, जैसे आपके पास आप नोएबा में थे CNE, एक शहर में अगर एक नुमाइंदा काम कर रहा है, वहां पे आप अगर दूसरे नुमाइंदा बना दें तो उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दूसरा बंदा एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। और यहाँ पे तो हुक्मरान है, एक वजीर आजम, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कैसे बर्दाश्त कर सकती है, जो हुक्मरान रहे हों, जिन्होंने सारी याशियाँ देखी हों, जिनके कंट्रोल में पूरा मुल्क हो, और जिनकी एक जुम्बश कलम से पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा हो, और वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी है, पूरे हरबे इस्तेमाल करने हैं। तो ये और कामयाबी तब है जब ये मौजूदा हुकूमत उनके हरबों को नाकाम कर दे। अभी तक तो वही कामयाब जा रहे हैं, वो सोना खरीद रहे हैं, वो डॉलर खरीद रहे हैं, वो मुल्क में बदअमनी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने गंदम खरीद ली, गंदम इनसे नहीं संभाली गई। गंदम अभी इन्होंने जिम्मेदार काटी है तो बहरान पैदा हो गया। अब गंदम बाहर से आई है, वो अगर ये सारी गंदम भी ये खरीद लें तो फिर ये क्या करेंगे। वजीर आजम खुद एतराफ कर चुके हैं कि माफिया इतना ताकतवर है कि मैं उससे नहीं निपट सकता। खुद ये एतराफ कर चुके हैं, गंदम माफिया है, चीनी का माफिया, शुगर माफिया, सारे के सारे के ये सब के सब माफिया। पूरा मुल्क जो है ये मल्टीनेशनल कंपनियों, इनके सब पूरा मुल्क उनके कंट्रोल में है। तो ये ऐसे ही है ना, जैसे एक इदारे में सारी ऊपर से लेके नीचे तक सारी एक लॉबी बैठी हो, तो सिर्फ एक बंदा उस लॉबी को नहीं खत्म कर सकता। वो बंदा खुद आखिर टांगा आगे छोड़ के चला जाएगा, यार मैं जा रहा हूँ, ये बड़ा सारा। हाँ जी। तो इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमत होती है, तो उसे अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उसे सब कुछ सियासी भर्तियां करनी पड़ती है। वो हर अदारे में अपने चाहने वाले, अपने गुलाम, अपने ताबेदार उन्हें भर्ती करती है। इस तरह तो फिर इदारे तबाह हो जाते हैं। तबाह तो हो गए ना इदारे। अभी एक ये थोड़ा ही अर्सा हुआ, पंजाब असम्बली में तकरीबन 350 बंदा चोरी परवेज़ लाई ने रख लिया, और सारे बंदे जितने बंदे रखे हैं वो मंडी बहाउद्दीन से, गुजरात से या बहावलपुर से। इसके अलावा पूरे पंजाब में कोई मेरिट पे नहीं आया, कोई बंदा इनके वो इस काबिल नहीं इन्होंने समझा कि ये उसको पंजाब असम्बली में नौकरियां दे दे। अभी वो जो नई बिल्डिंग है वो फंक्शनल नहीं हुई, और उसके लिए स्टाफ रख लिया, और वो स्टाफ अब कहाँ काम करेगा। वो स्टाफ काम करेगा चौधरी परवेज़ की कोठी पे काम करेगा, तारिक बशीर चीमे की कोठी पे काम करेगा, मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी साहब हैं उनकी कोठी पे काम करेगा, इनके घरों में काम करेगा। पंजाब असम्बली में उनके पास बैठने की जगह नहीं है। जो एक जहाँ पे नमाज होती थी पहले पंजाब असम्बली में, कैफेटेरिया, वहां पे वो सारा दिन बैठे रहते हैं, गप्पे लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और देखें मजे की बात कि ग्रेड 19 में, ग्रेड 18 में ऐसे बंदर बांट की गई है नौकरियों की कि अब चौधरी इकबाल साहब को जानते होंगे, वो काफी अर्से से चौधरी साहब के साथ अटैच हैं। उसको भी ग्रेड 19 में डायरेक्टर मीडिया लगा दिया गया वहां पे। और इसी तरह जो आप चौधरी साहब की काबिलियत को तो जानते हैं ना, चौधरी इकबाल साहब की काबिलियत तो आपके सामने है। तो जो इसी तरह के काबिलियत वाले बाकी लोग हों उनको भी ऐसे सारा पंजाब असम्बली में लगा दिया गया। और ये देखें, ये इदारे तबाह हो जाएंगे, ऐसे इदारे बचेंगे नहीं। इसका जो असर पड़ेगा वो आने वाले दौर में बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, मेरिट को पामाल किया गया, मेरिट को पाउंदा रूंदा गया, और ये कानून है
जो इस कानून साज असम्बली में होता है बनेगा, जिसकी वजह से पूरा मुल्क, पूरा पंजाब चलेगा, जिसके असरात पूरे मुल्क पे होंगे। और ये अगर बदउनवानी यहाँ पे होगी तो बाकी सूबा किधर जाएगा? अगर देखें जी, अभी ये होता है, ये होती है ब्लैकमेलिंग से। अब चूंकि ये सहारा है, ये बिसाखियां हैं हुकूमत की, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये चौधरी बरादरान उसकी बिसाखियां हैं, सही। इसलिए वो बाकी मेरिट करते रहते हैं, वो मेरिट ये वो सारा यही उनका है नारा, मेरिट ये वो। यहाँ मेरिट कहाँ चला गया? अच्छा, लेकिन ये उससे फायदा उठा रहे हैं, सही। ये चौधरी बरादरान उससे फायदा इन्होंने उठाया और अपने तमाम कारकुन जो भी साथी थे उन सबको इन्होंने भर्ती कर लिया है। इसमें जो इसके MP MN उनके रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदार अपने होंगे। हाँ जी, उनके अपने हैं, वो बाहर से तो कोई एक बंदा नहीं आया। हाँ, और देखें, ये मैं इस मेरिट पॉलिसी को वैसे मान गया हूँ कि इस PTI गवर्नमेंट का एक भी बंदा मेरिट पे नहीं आया। उन्होंने भी दरखास्तें दी होंगी ना, उनकी भी सिफारिशें होंगी, मगर पंजाब असम्बली में एक भी बंदा मेरिट पर PTI का नहीं आया। सारे जितने भी मेरिट पे आए वो सारे चौधरी बरादरान के अपने जानने वाले, उनके वोटरों सपोर्टरों के बच्चे, वो सारे मेरिट पे आ गए। इसके अलावा और किसी पार्टी का कोई बच्चा आपको मेरिट पे नहीं। क्या इसकी अनाउंसमेंट हुई थी इसका? जी, अखबार में इश्तिहार आया था, दरखास्तें हुई, सारा कुछ हुआ। एक प्रोसेस जो है, प्रोसेस तो मुकम्मल किया गया। लेकिन ग्रेड 19 में इन्होंने कैसे सिलेक्शन कर ली? वो तो बगैर उसके ग्रेड 18 ग्रेड 19 ये डायरेक्ट कैसे भर्तियां हुई हैं? जैसे वो ये तो हो नहीं सकता, 17 का भी नहीं हो सकता इस तरह। तो बस ये तो मुकाबले के इम्तिहान होते हैं, ये पंजाब असम्बली के अपने रूल हैं यहाँ पे। अच्छा, इनके अपने रूल? जी, सब अपने इनके हैं, इनका अपना इस्तेहकाक है कि वो किसको नवाजते हैं, किसको नहीं नवाजते। तो इसके तो इसके खिलाफ तो हो सकता है कि इसके खिलाफ कोई बंदा नैब में चला जाए, नैब में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, नैब में जो भी चला जाएगा। और उसको इसका नहीं, हम चूंकि हमारा ताल्लुक एक शोबे से है, हम अखबार नवीस हैं, हमें इस पर आवाज हम उठाएंगे आवाज। ये हमारा हक बनता है कि हम इस पर आवाज उठाएं, कि क्योंकि आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम भी इसको नजरअंदाज कर दें तो फिर तो ये फिर जंगल का कानून होगा ना यहाँ पर, जिसका जिस जाएगा वही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ये जंगल का कानून वो यहाँ पे नाफिज है और उसी के तहत ये सारा काम हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये सारी जो बातें की हैं इसका कोई ना कोई असर तो निकलेगा। बाकी हमारी कोशिश वो जारी रहेगी। अब्दुल कादिर यूसी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे। दोस्तों, आपसे मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।